और आप सभी के एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने अभी कुछ दिन पहले सेशन लिया था क्यू लाइफ का। सो पेज 11 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप बता सकते हैं लीडर्स। यस, आपकी और वॉइस क्लियर है। उम्मीद कर जी। और स्क्रीन भी अच्छे से शेयर हो रही होगी। आई होप सो। सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब इससे आगे चलते हैं पेज नंबर 12 से। और इस पे जो ये पॉइंट है, एजिड पर्सन के लिए 13, 22 और 39। 38 तक हमने देख लिया था। ये 39 पॉइंट है जिसमें छोटी आंत आती है। तो 13, 22 और 39 ये जो पॉइंट्स हैं, ये छोटी आंत के होते हैं। तो इसमें सूजन हो सकती है, किसी तरह कोई इन्फेक्शन वगैरह। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी छोटी आंत की बात होती है तो आपको इन तीनों पॉइंट्स पे ही थेरेपी देनी है रिलीफ मूड में। उसके बाद पॉइंट 40, ये है रूमेटिज्म का, यानी कि अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस भी कह सकते हैं, जोड़ों का दर्द जिसे कहते हैं, गठियावाई भी कहा जाता है हिंदी में। तो ये जोड़ के दर्द का यहाँ पे पॉइंट है। ये छोटी उंगली में ही होता है ये भी। आपको इस पे भी रिलीफ मूड पे थेरेपी देना है। इसके बाद आता है 45 पॉइंट। ये स्किन का है। और अगर स्किन का पॉइंट लग रहा है आपका, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें किसी तरह की कोई एलर्जी हो, आपको स्किन एलर्जी होती है, किसी किसी को खाने की एलर्जी हो जाती है, वो चीज नहीं है। यहाँ पे स्किन की बात हो रही है। तो स्किन पे एलर्जी हो, जैसे किसी कीड़े ने काट लिया, या आप रात को सोए और सुबह उठे तो आपकी स्किन रेड हो रही है, रैशेस हो गए हैं। कभी कभी कोई कपड़े होते हैं किसी किसी तरह के, जैसे कॉटन का है या कोई सिंथेटिक कपड़ा आपने पहने, तो उसकी भी एलर्जी हो जाती है स्किन के ऊपर। और उसके जैसे भी स्किन पे दाने वगैरह हो जाते हैं, खारिश होने लगती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, इस तरह का कोई फंगस स्किन पे हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, मस्से, या कोई तिल है या सफेद दाग। अगर ऐसी कोई भी समस्या का मरीज आपके पास में आता है, तो आपको उसे स्किन के पॉइंट पे थेरेपी जरूर देना है। और इसके साथ में उसको अपना जो हमारे सोप आते हैं, बाथिंग सोप, हैंड वॉश, और अपना हेयर ऑयल, क्यांस का हेयर ऑयल, ये सब जरूर रिकमेंड करना है। और साथ में टी पॉली भी, क्योंकि अंदर से भी टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। उसके बाद है 46 और 47 पॉइंट। ये विंड पाइप का है और फूड पाइप का, यानी कि श्वास नली और भोजन नली, ये दोनों पॉइंट्स हैं। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, घबराहट हो रही है, या किसी को दमे की समस्या है, अस्थमा है, तो रेस्पिरेटरी का पॉइंट भी आपको चेक करना है, विंड पाइप का भी और फूड पाइप का, ये तीनों चीज चेक करनी है। और जो अस्थमा के पॉइंट्स है उस पर तो आपको दे देना, जो भी पिछली स्लाइड में मैंने शेयर किया था 2 दिन पहले, 2 3 दिन पहले, तो उस पर तो देना ही देना है। साथ में आपको 46 और 47 पॉइंट पर भी थेरेपी देना है। फिर 48 आता है हाइपरटेंशन का। और हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। 49 हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। इस पे आपको ये रिलीव वूंड पे भी दे सकते हैं, और डिटेक्ट करने के लिए आपको पता ही है कि हमें कैसे डिटेक्ट करना होता है। 50 का जो पॉइंट आता है वो है एंट्रिक फीवर, किसी भी तरह का बुखार, इसमें कोई भी तरह का बुखार आ सकता है। 51 पॉइंट है इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन, आंतों में सूजन। 52 पॉइंट है फ्लू का।
और 54 से 57 तक, 54, 55, 56 और 57, ये सारे 4 पॉइंट जो हैं ये रेड ब्रेन आर्टरीज के हैं। और 62 से लेके 65 तक, 62, 63, 64, 65, ये 4 पॉइंट जो है नीचे, ये लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज के हैं। और इसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि अगर जब राइट या लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज की बात हो रही है तो इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, किन किन पॉइंट्स में, किन किन बीमारियों में ये पॉइंट्स पे थेरेपी देने से मरीज को आराम मिलता है। इसमें पहला है जिसको नींद नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है ना, स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, या फिर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैरालाइज या ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है जिसका बीपी हाई है या लो है, ऐसे पेशेंट को आप जरूर लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरीज के इन पॉइंट्स पे जरूर से थेरेपी दें। और इसके अलावा स्ट्रेस, डिजीनेस, ये भी इसी पॉइंट्स में आता है। 58 पॉइंट आता है राइट ईयर, और 61 पॉइंट जो है वो है लेफ्ट ईयर का, यानी कि कान, सीधा और उल्टा कान। तो इस पॉइंट पे भी आपको देखना है, इस पे जरूर से अगर किसी पेशेंट को कान में कोई तरह की खारिश है, खुजली हो रही है, या हल्का सी चुभन है, या उसको थोड़ी बहुत पेन है कान के अंदर, तो आपको जरूर से इन पॉइंट्स पे थेरेपी देना है मरीज को। और आप रेड और ब्लू लेजर थेरेपी हेड केयर से भी पेशेंट को कानों के ऊपर दे सकते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन भी कान में है थोड़ा बहुत भी, तो उसके थ्रू वो सारा ठीक हो जाता है और काफी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। 66, 67, 77, सॉरी 66, 76 और 77 और 78, ये 4 पॉइंट जो है ये कफ और रेस्पिरेटरी और डिस्ट्रेस के हैं, यानी कि खांसी और सांस की तकलीफ। जब सांस की तकलीफ यानी कि लंग्स की बात होती है, और फिर अभी हमने यहाँ पर भी देखा था लंग्स का पॉइंट था ये। और इसमें यहाँ पर ये बता दिया है कि जो रेस्पिरेटरी और कफ, ये जब समस्या अगर है, तो आपको अगर ये पॉइंट्स लग रहे हैं तो आपको लंग्स के पॉइंट्स को भी जांचने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखिएगा, जरूर से जांचें, क्योंकि हो सकता है क्या पता उसको कोविड हो, या पहले हो के मतलब पहले हुआ हो, कुछ साल पहले हो और अब ठीक है। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से उसके सिम्टम्स आ गए हो पेशेंट के अंदर, या वो ठीक ही ना हुआ हो, थोड़ा बहुत उसके अंदर अभी भी इंफेक्शन हो। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको खांसी लगातार बनी हुई है, ड्राई कफ है, और रेस्पिरेटरी यानी कि जो श्वास नली है उसमें भी इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उसको रुक रुक के सांस आ रही है, या ब्रेक हो जाती है सांस, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसके लंग्स के भी पॉइंट्स को डिटेक्ट करें, चेक करें, और उसके बाद उसको इन सारे पॉइंट्स पे रिलीफ भी दें, विंड पाइप के पॉइंट पे, और ये रेस्पिरेटरी कफ के और लंग्स के पॉइंट पे आपको जरूर से पेशेंट को थेरेपी देना है रिलीफ मोड में। और कभी कभी लंग्स में ड्राइनेस आने की वजह से भी ये समस्या हो जाती है, धसका लगना, रात को सो रहे हैं अचानक से खांसी उठ गई, या खाना खाते हुए खांसी उठ जाना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई आ, नली में कोई इन्फेक्शन हो, कोई स्वेलिंग हो, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और इसलिए मरीज को नहीं पता कि उसको अंदर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप जानते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मरीज को पूरी तरह से सांत्वना दें, और जब तक वो पूरी तरह से संतुष्टि ना उसे मिल जाए ट्रीटमेंट से, उसको उसी तरह से ट्रीटमेंट दें कि वो आपके क्लिनिक से राहत के साथ, खुशी के साथ में जाने पाए, और भी पेशेंट को बताने पाए कि वहां पे आप जाएं और वहां पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। फिर 58, सॉरी 68 पॉइंट है ये कोलेस्ट्रॉल का है। और कोलेस्ट्रॉल आपके फ्रंट, मतलब जो हथेली है वहां पर भी पॉइंट है, और बैक हेड जो हाथ है आपका वहां पर भी पॉइंट्स हैं।
तो आपको इस पे जरूर थेरेपी देना है। और 71 पॉइंट है, ये है गॉल स्टोन, यानी कि पित्त की पथरी जो होती है, गॉल स्टोन। 3 mm से 4 mm तक की जो पथरी है, उस पे आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अजय सर ने बहुत अच्छी एक बार टेस्ट मनी शेयर की थी। उस पेशेंट की तो काफी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने उसको कंटिन्यू ट्रीटमेंट दिया, न्यूट्रिशन चलाया, थेरेपी दी, और वो पेशेंट ठीक हो गई। तो कभी कोई ऐसी समस्या हो जाए तो आप अपने अपलाइन से भी अजय सर से बात कर सकते हैं। अगर कोई कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके पित्त की थैली में पथरी हो, तो आप जरूर से उसे सबसे पहले बोले अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। अगर पहले का है तो वो जरूर चेक करें अल्ट्रासाउंड। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्लान की गाइडेंस में भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और नहीं तो खुद से भी आप प्रयास करेंगे तो पेशेंट ठीक ही होगा। और जब तक पूरी तरह से आपका हाथ साफ ना हो, ये जरूर बताऊंगी कि जब तक आपका पूरा अभ्यास ना हो, कुछ लोग क्या करते हैं, क्या फिर जल्दबाजी में ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, और कोई गलत पॉइंट पे आपने दे दिया तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए जब तक पूरा आपका अभ्यास ना हो, आपका हाथ प्रैक्टिस में ना हो, आपको पूरी नॉलेज ना हो कि किस समस्या में किस थेरेपी को देना है, कौन से पॉइंट पे देना है, क्या न्यूट्रिशन चलाना है, तब तक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके अपने अपलाइन की गाइडेंस में ही काम को करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमें मरीज को ठीक करना है, उसे भगाना नहीं है। उसके साथ में ऐसा रिलेशन बनाना है कि वो एक खुद आया है और अगली बार जब आया तो 10 को और लेकर आए। तो वो तभी होगा जब आप बहुत ही गंभीरता के साथ में इस प्रोफेशनल को लेंगे, अन्यथा नहीं तो सब बेकार ही है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको अगर नहीं पता कि पित्त की थैली में पथरी है या नहीं, या कितने की है, तो या आपको रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपने प्लान की सलाह ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो ये जरूरी है। तो कभी भी कोई ऐसा पेशेंट आया, थोड़ा बहुत दर्द है, तो आपको 71 पॉइंट पे, गोल्ड स्टोन के पॉइंट पे पेशेंट को थेरेपी देना है। अब बात आती है लिम्स की, यानी कि लस्सी का। ये 74 पॉइंट है, 74 पॉइंट है। कोशिकाओं में फ्लूइड बनना बंद होने पर गांठों में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिम्फोसिस कहते हैं, गांठें इस तरह की हो जाती हैं। तो उसकी आपको अगर किसी को ऐसी समस्या है, तो आपको 74 पॉइंट पे उसे थेरेपी देना है, रिलीफ वूंड पे। ब्रेस्ट, किसी को ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाता है, छाती में गांठें हो जाती हैं, 75 पॉइंट है। और ये आपको जरूर पूछना भी है मरीज से कि गांठें हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि आपने पहले पूछ लिया, बिना पूछे ही आप कर रहे हैं उसको कोई गांठ हो। तो हमें पता होना चाहिए कि किस मरीज को क्या समस्या है। बिना पूछे कोई भी काम नहीं करना है। अगर आपने बिना पूछे कर लिया, अभी कुछ दिन पहले अजय सर ने एक टेस्ट होने दी थी कि उनके पेशेंट आए थे क्लिनिक पे, और वो बेहोश हो गया था। उन्हें नहीं मालूम था, पर उन्होंने उनको थेरेपी दी, और वो वहां पे कोलाई दी थी शायद, और वो वहां पे बेहोश हो गए। तो इसलिए जरूरी है कि आप पूछें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं आपके कोई मेटल तो नहीं पड़ा हाथ पैर में, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई रोड तो नहीं पड़ी है ना, कोई वॉल तो नहीं पड़ा है, पेस मेकर तो नहीं पड़ा है, आपको बुखार तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है। ये हमें जरूर पूछना ये सब चीजें, और तभी आपको देना है थेरेपी। और अगर कोई महिला आती है और उसको पीरियड्स आ रहे हैं, आपको नहीं पता, तो भी देखिए, हम लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो इसको चीज को आप पवित्रता में सोचें और बात करें। कुछ क्या होते हैं, कहते तो हैं कि हम डॉक्टर हैं, लेकिन हेजिटेट होते हैं मरीज से पूछते हुए। या तो देखिए, अगर आपको हेजिटेट होना है तो मैं तो आपको देखो खुल के बोलती हूँ मैं, अगर आप हेजिटेट हो रहे हैं तो आप इस प्रोफेशन को छोड़ दें, आप सेल पे काम करें, क्लिनिक ना चलाएं। पर अगर आप सच में अपना नाम क्या के डॉक्टर लगाना चाहते हैं, तो मरीज को अपना बच्चे के समान ट्रीटमेंट दें। क्योंकि मैंने अभी एक, मेरे पास एक लीडर का फोन आया था, उन्होंने मुझे बोला, कोई पेशेंट को उन्होंने रिकमेंड किया था किसी और के पास, तो वहां पे वो हंसने लगे। वो मरीज की समस्या सुन के, वो बच्ची थी, लड़की थी, छोटी उम्र की, तो कोई उसको गायनिक प्रॉब्लम थी, तो उसका मजाक बना रहे थे। तो ये हमारा प्रोफेशनली हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि हम मरीजों को ठीक कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम उनकी बीमारी का मजाक ना बनाएं। ठीक है, आप या तो जो मैंने बोला, या तो आप डॉक्टर लगाए ना अपने नाम के आगे, हेल्थ कंसल्टेंट लगाए ही ना, वो बेस्ट है। और आप सिर्फ सेल पे काम करें, बिजनेस करें, हेल्थ पे काम ना करें।
तब तो ठीक है, आपको जिसका मजाक बनाना बना, लेकिन अगर आप क्लिनिक चला रहे हैं, अगर आप मरीजों को ठीक कर रहे हैं, तो मैंने पिछली बार भी ये बात बोली थी कि एक मरीज जब आता है किसी के डॉक्टर के पास में, तो वो अपना पूरा विश्वास उसके ऊपर रख देता है। वो अपने आप को उसके हाथों में तब सौंपता है कि हाँ ये मुझे ठीक करेगा। तो वो पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाता है, वो अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथों में सौंप देता है कि अब ये जो मैडम या सर है, डॉक्टर साहब हैं, ये मुझे ठीक करेंगे। और ऐसे में अगर हमारी एक छोटी सी गलती से उसको ठेस लग जाए, तो वो कभी नहीं आएगा आपके पास लौट के, ना वो खुद आएगा, और ना ही किसी और को अगर कोई पूछेगा तो उसे भी मना कर देगा। तो इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ के, सिंसियरिटी के साथ में, गंभीरता के साथ में अपने पेशेंट को अपना भाई बहन, अपना बेटा बेटी समझ के ही ट्रीटमेंट दें, ये बात ध्यान रखें। और किसी का भी मजाक ना बनाए, पीठ पीछे भी नहीं। और बहुत ही गंभीरता के साथ में इस काम को लें, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये आसान काम नहीं है मरीजों को ठीक करना। और मेरी बात किसी को अगर बुरी लगी तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी बातें हैं, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक लाइफ लेके बैठ जाते हैं और दुकानें खोल के कि हमें, हम लोग डॉक्टर हैं, पर हम वी आर नॉट डॉक्टर। तो इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखें। अगर आप सच में प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उस चीज को आपको अपने अंदर पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, और जिम्मेदार डॉक्टर बनना पड़ेगा। तभी आप अच्छे डॉक्टर कहलाएंगे, तभी दुनिया भी आपको डॉक्टर कहेगी। तो उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है, तभी ये सब हो पाएगा। तो जिसको भी अगर ब्रेस्ट ट्यूमर है या गांठ है, तो क्या करना है, पूछना है मरीज से कि आपको गांठ है, पेन तो है, पेन है तो उसकी क्या कराएं, बायोस्कोपी कराएं, टेस्ट करवा लो। अगर टेस्ट नॉर्मल है तो आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है। तो जरूर, अगर कोई लेडी या कोई भी जेंट्स, गांठ तो किसी को भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट गांठ ही हो, स्किन में कहीं भी, बॉडी में कहीं भी हो सकती है। तो आपने बड़े ही प्यार से पूछना है। अगर फीमेल है तो मैं तो आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आपकी क्लिनिक छोटी है और वहां पे जेंट्स भी बैठे हैं, तो एक फीमेल अपनी बीमारी बताते हुए, अपनी समस्या को बताते हुए हेजिटेट होगी बाकी लोगों के सामने। तो अगर आप अपना सेंटर चलाते हैं और आपके पास में कोई लेडी आई है और वहां पे कुछ आदमी भी बैठे हैं टेस्ट कराने के लिए या थेरेपी लेने के लिए, तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए बोलें बड़े प्यार से कि आप क्या थोड़ा बाहर जा सकते हैं, या फिर एक सेपरेट अपना एक केबिन बनाएं जिसमें आप इजिली पेशेंट से बात कर सकें। क्योंकि बहुत सी महिलाएं अपनी बीमारी शर्म के मारे नहीं बता पाती हैं, क्योंकि और भी मरीज बैठे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, और बहुत ही आराम से, बड़े ही प्यार से हमें उनसे ये सब पूछना है। और अगर टेस्ट जब होता है, वो बायोस्कोपी कराते हैं, तो उसमें बायोस्कोपी जब कराने के बाद जो टेस्ट आया है, रिपोर्ट आई है, अगर वो नॉर्मल है, तभी आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अगर ब्रेस्ट ट्यूमर का शुरुआत है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी गांठ है, तो आपके लिए बेस्ट है हेड केयर की थेरेपी, और उसके साथ में कुछ न्यूट्रिशन चलाएं, और धीरे धीरे उनको एकोलाइफ के थ्रू भी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं इन पॉइंट्स पे, पर रिपोर्ट्स नॉर्मल हो तभी। और 79 पॉइंट है थायराइड ग्लैंड का। तो इसमें हाइपोथायराइडिज्म, जो मोटा होने वाला, जो जिसमें थायराइड मोटा करता है, शरीर को फुलाता है, ये वो वाला है। ये पॉइंट है 79। और इसी में ही जो सेकंड पॉइंट आता है, वो आता है हाइपरथायराइडिज्म। तो ये पतला करने वाला, तो दोनों पॉइंट्स ही 79 पॉइंट के अंदर हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि मोटा थायराइड जिसे जो करता है वो कौन सा होता है, और पतला वाला थायराइड कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए है 79 पॉइंट। फिर है 80 पॉइंट, यानी कि 80 पॉइंट, ये है इंसोमिया का, अनिद्रा, नींद देर से आना, नींद बार बार खुल जाना, हल्का सा भी कुछ आहट हुई, कुछ गिरा, आपकी नींद टूट गई, उसके बाद नींद नहीं आती, तो ये सब आता है स्लीप डिसऑर्डर में। तो इसके लिए 80 पॉइंट पे आपको पेशेंट को थेरेपी देना है। आप रात को सोते समय, जिन मरीजों को नींद नहीं आती, आप बोले आप हेड केयर खरीदें, और सोने से 15 मिनट पहले आप अपने सर पे हेड केयर करें अच्छे से, 15-20 मिनट, तो उन्हें नींद अच्छी आने लगेगी। फटीक का पॉइंट है 81, शरीर का टूटना, आलस रहना, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाना। तो ऐसे में आप उसको 80 पॉइंट पे, जो 81 जो पॉइंट है, उस पर आप उसको थेरेपी दें।
ब्रोंकाइटिस का 82 पॉइंट है बलगम वाली खांसी। जहां पर भी ब्रोंकाइटिस की बात होती है, यानी कि यहाँ पे समझना है कि ये सूखी खांसी अलग होती है, ड्राई कफ, ये ब्रोंकाइटिस यानी कि बलगम वाली खांसी होती है। खांसी लगातार रहना या खांसी में खड़खड़ होना, और लगातार है तो आप पेशेंट को बोले कि अगर 2 महीने या 3 महीने हो गए हैं खांसते हुए मरीज को, और तब वो आपके पास में आया है, तो आप उसको जरूर से बोले कि अपना ट्यूबरक्लोसिस का और लंग्स का टेस्ट जरूर कराए। ठीक है, तो आपको 82 पॉइंट पे ये थेरेपी देना है। बाकी इसके अलावा ये कुछ हमारे फ्रंट हैंड पे जो ये पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये जितने येलो पॉइंट्स हैं ये सारे हमारे रिलीफ पॉइंट्स हैं। आपको इन पे जरूर थेरेपी देना है पेशेंट को। और इसके अलावा जैसे जैसे बताया गया है उस पे भी आपको देना है। ये बैक हैंड है जिसमें 26 पॉइंट्स होते हैं। बस मैं 5 मिनट में समाप्त कर दूंगी। ये एलर्जी के पॉइंट्स हैं सारे। और यहाँ पे एलर्जी, जहाँ पे अभी जो पिछले स्लाइड में बताया था हथेली वाला, उसमें स्किन एलर्जी का बताया था। और यहाँ पे है वो एलर्जी जो किसी खान पान से या धूल मिट्टी से होती है। तो इसका पॉइंट आपको इस वाले हाथ पे मिलेगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो एलर्जी है ये मेन पॉइंट है। और इसमें अगर आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, रिलीफ दिया, तो इससे मेडिसिन की एलर्जी, कोई सपोज किसी को नीमोसलाइड आता है, टैबलेट आती है, नीमोसलाइड एक सॉल्ट होता है, किसी किसी को वो सूट नहीं करता, उस पर अभी बैन हो चुका है। पर इंडिया में तो सब कुछ बिकता है, लेकिन वो अभी बैन है। उससे बहुत सारे पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हुए हैं। जिस समय में फार्मा में थी उस समय बहुत से हुए हैं। और जिसमें मेरी मदर भी थी, उन्हें भी नीमोसलाइड का साइड इफेक्ट हुआ था, बहुत खतरनाक होता है। तो उससे एलर्जी हो जाती है। कोई भी मेडिसिन किसी किसी को सूट नहीं करती। आपने कोई हाई डोज ले ली किसी टैबलेट सॉल्ट की, तो उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है, कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। डस्ट की, धूल मिट्टी से छींक के आना, आपको अचानक से बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन धूल मिट्टी उड़ी, कहीं झाड़ू वाड़ू दी, तो उससे एकदम छींक आने लगेंगी, आपकी नाक बहने लगती है, रनिंग नोज हो जाती है। किसी किसी को खाने से एलर्जी होती है। तो किसी किसी को चीजें सूट नहीं करती। सपोज कि घर में अरबी बनी है या पालक की सब्जी बनी है, तो उससे आपको एलर्जी हो गई, दाने हो गए, खारिश होने लगी शरीर में, या छाले हो गए हैं, सूजन आ जाती है किसी किसी को, जुकाम खांसी, कुछ भी थोड़ा बहुत आप बाहर गए धूल मट्टी में, तो आपको जुकाम और खांसी हो जाता है, अस्थमा की समस्या हो जाती है, सांस की समस्या हो जाती है। तो इस तरह से ये सारे एलर्जी पॉइंट्स भी, एलर्जी में आती है सारी चीजें भी। तो इस पे आपको पॉइंट 1 पे आपको ये थेरेपी देना है। यहाँ पर ही है ये, इस हाथ पे आपको पॉइंट 1 मिल जाएगा। ठीक है, सबसे नीचे ये सबसे पहला पॉइंट, सबसे नीचे यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, एलर्जी पॉइंट यहाँ लिखा हुआ भी है। तो ये मेन पॉइंट है, एक्यू पॉइंट है ये। और उसके बाद में आता है पॉइंट 2 और 3। ये वर्टिब्रल, लंबर और लेग पॉइंट्स हैं। इसमें वेस्ट टू हाई सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, जहां कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, ये सारे चेक के पॉइंट है, चेकअप करने के लिए। तो आपको इस पे थेरेपी देना है। उसके साथ साथ जो है, जो बाकी के पॉइंट्स हैं उन पे भी थेरेपी देना है। चौथा पॉइंट आता है लोअर स्पाइन पेन, जिसे हम कॉक्स कहते हैं, कमर का निचला हिस्सा, टेल बोन के पास जो होता है, टेल बोन वहां पर। तो टेल बोन में बहुत कभी कभी लोगों को परेशानी होती है, और वो बैठ नहीं पाते हैं, पेन जब उठते हैं या बैठते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो टेल बोन और स्पाइन, जिसे स्पाइन भी कहते हैं, ज्यादा देर तक उस पर बैठने से या खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, और मैं अपनी गवाही दूंगी, सबसे बड़ी ये मुझे समस्या थी। और जब मैंने टियाम्स को ज्वाइन किया तो उस समय मैं इसी समस्या से परेशान थी। मैं बैठ नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, और बस लेटी रहती थी। लेकिन जब मैंने बीसीएम थेरेपी लिया, अजय सर के यहाँ मैं गई थी, 2 दिन थेरेपी लिया मैंने, और मैं खुद से चलने लगी थी। ये मेरी खुद की टेस्ट बनी है। तो आप जरूर से
आप एक्ोलाइव भी दे सकते हैं, बीसीएम भी देकर आ सकते हैं पेशेंट को, और बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट आता है, ये स्पाइनल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी। ऊपर से नीचे तक कमर में कहीं भी दर्द हो जाए तो आपको इस पॉइंट पे जरूर से थेरेपी देना है पेशेंट को। छठा पॉइंट है शाइटिका नर्व का। ये नितंब या तंत्रिका, हिप्स और हाई के नर्वस सिस्टम होता है। तो कूल्हे के पास के एक जॉइंट होता है, वहां की नस दब जाती है, जिसकी वजह से वो जब खिंचाव होता है, उस पेन को हम शाटिका नर्व कहते हैं, शाटिका पेन कहते हैं। तो ये कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर हिप से गुजरते हुए आपके पैर के टखने और पिंडली से होते हुए एड़ी तक आता है, और कमर से थाई तक आता है, और कमर से टांगों के साइड से होते हुए ये पैरों की उंगलियों तक भी पहुंचता है ये पेन। ठीक है। तो अगर किसी को ये समस्या है, उसमें पैर भी नहीं मोड़ पाते हम लोग, लंगड़ा के चलने लगता है मरीज एक पैर से, तो आपको पॉइंट 6 पे ही थेरेपी देना है। बैक ऑफ पेन पेन है, किसी को है ना, पीछे की तरफ सर में दर्द है, तो उसके लिए पॉइंट 7 है। 8 और 9 पॉइंट शोल्डर पेन का है, कंधों में दर्द, और इसके लिए 22 और 23 पॉइंट भी आप चेक कर सकते हैं। माइग्रेन के लिए पॉइंट 10वां पॉइंट है, किसी को बहुत अधिक दर्द है, बहुत अधिक सोचने वालों के आधे सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द होना, इसके लिए ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 भी है, तो उसमें चक्कर तक आने लगते हैं, तो उसके लिए आपको पॉइंट 10 पे देना है रिलीफ मूव एक्लाइफ से। 11 पॉइंट ये बैक ऑफ हेड का है। उसके बाद में आता है 12 और 13 पॉइंट, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए है, कॉज ऑफ हार्ट अटैक, तो बड़ा हुआ है या नहीं, यहाँ से आप पता कर सकते हैं, उस पर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं रिलीव में। एपेटाइट, ये 14 पॉइंट है, भूख ना लगना, कमजोर होना एपेटाइट का, संतुलित भोजन समय पर ना लेने की वजह से, या समय पर खाना ना खाने की वजह से ये समस्या होती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप जब खाना खाएं तो समय से खाएं। 9 बजे से पहले आपका खाना नाश्ता हो जाना चाहिए। ठीक है। 8 से 9 बजे से पहले पहले, ठीक है ना, 7 से 8 बजे या 8:30 तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। 1 से 2 के बीच में, यहाँ पे 3 लिखा है, पर जो सही टाइम है वो है 1 से 2 बजे के बीच में लंच। और 7 से 8, यहाँ पे 8 लिखा है, मैं आपको कहूंगी कि 5 से 6 बजे के बीच में डिनर। अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये अगर किसी का एपेटाइट वीक है तो आपको 14 पॉइंट पे थेरेपी देना है। 15 पॉइंट है टॉप ऑफ हेड, सिर के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, इस पे आपको थेरेपी देना है। छठा पॉइंट आता है, सॉरी, 16वां पॉइंट है आर्म पेन, आपके बाजू में दर्द होना। 17 पॉइंट है इन्फ्लुएंजा, ये एक तरह की, इसमें इन्फ्लुएंजा बुखार खांसी या जुकाम किसी को है तो उसमें आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं इस पे। और 15 से 30 दिन ठीक होने में लग सकते हैं, पर पूरी तरह से रिलीफ मिल जाता है। 18 पॉइंट है फोरहेड का, माथे में दर्द होना। 19 पॉइंट है गैस्ट्रिक अल्सर, अमाशय में छाले हो जाना। ठीक है। तो पेट में छोटे छोटे छाले पड़ जाने के कारण गैस बहुत ज्यादा हो जाती है, पेट में है ना, मुंह में भी छाले हो जाना, ये सब इसमें आता है। रीजन क्या है, पेन किलर ज्यादा खाने से, एल्कोहल लेने से, एल्कोहल शराब वगैरह जो पीते हैं, या स्मोकिंग करने से, या आजकल जो कुछ लोग पान मसाले गुटखे चूना वगैरह खाते हैं, उससे जो समस्या होती है वो भी, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इस पे दे सकते हैं 19 पॉइंट पे। और जिनके मुंह में छाले हैं, जो तंबाकू वगैरह खाते हैं, आप उन्हें ओरी केयर भी रिकमेंड करें। कब्ज है किसी को तो उसके लिए 20वां पॉइंट है। एपिटाइट और जिसको है, आप उसको 20 पॉइंट पर भी थेरेपी दें। फिर 20वां पॉइंट कब्ज का है, और 21 पॉइंट आंखों के लिए है। आंखों की कोई भी समस्या का पता लगाने के लिए, आंखों में पानी आना, आंखों का लाल हो जाना, इरिटेशन होना, आंखों में चुभन वगैरह, उसके लिए आपको 21 पॉइंट पे देना है। 22-23 शोल्डर का पॉइंट है, और इसके लिए आपको 8 और 9 पॉइंट पे भी थेरेपी देना है। 24, 25, 26 ये नेक पॉइंट्स हैं, सर्वाइकल
पॉइंट्स के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखना है। आगे बस मैं आज इतना ही शेयर करूंगी, क्योंकि इस समय का ध्यान भी रखना है, ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है। सो थैंक यू एवरीवन, ओवर टू यू। ग्रेट मैम, जबरदस्त, अमेजिंग मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। बहुत कुछ सीखने को मिला। और यही होता है कि हम सब जूम पैनल के माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ जूम पैनल बने रहना हम सबके लिए एक वरदान है। और हमारे आइडियल, हम लोगों के लिए मोटिवेशनल मिस्टर अजय चंद सर जी हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रहता है सर का, आशीर्वाद रहता है। तो सर, लग रहा है कि सर आपके यहाँ वॉइस पहुंच रही है। मिस्टर प्रोफेसर अजय चंद सर जी, तो लीडर से हम दो चार शेयरिंग जरूर लेंगे, क्योंकि ये सिस्टम अपना जो है कि शेयरिंग का तो हमारे साथ बने हैं। आइडियल हमारे सबके लिए बड़ा के स्रोत हैं। तो डॉक्टर सहीम खान सर जी, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, आपका वेलकम है जूम पैनल पर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट सेशन मैम, ग्रेट सेशन। डॉक्टर सहीम खान सर, अगर वॉइस को सुन पा रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब। वेलकम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सहीम खान सर जी, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। लग रहा है शायद व्यस्त होंगे सर। तो हमारे साथ हमारे ग्रेट लीडर्स, जबरदस्त एंगेजर, मिस्टर बी प्रसाद सर जी, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, आपका स्वागत है